डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। सबसे पहले हम नाउन की टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास नाउन की डिफरेंट टाइप्स हैं। प्रॉपर नाउन होता है हमारे पास, कॉमन नाउन होते हैं, उसके बाद कंक्रीट नाउन, इनको मटेरियल नाउन भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उसके बाद कलेक्टिव नाउन होते हैं और काउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और टाइटल नाउन होते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स के ऊपर फोकस करें तो प्रॉपर नाउन के अंदर हमारे पास सिटीज का नाम आ सकता है, जैसे लाहौर, कराची वगैरह, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन होते हैं। उसके बाद कॉमन नाउन की अगर हम बात करें तो कॉमन कोई भी हो सकता है, जैसे कोई शख्स है, ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन के अंदर आ जाता है। जैसे क्लास की बात करते हैं या फिर हम किसी चीज की बात करते हैं, टेबल की बात करते हैं, बुक की बात करते हैं, तो ये कॉमन है, तो इनको कॉमन नाउन कहते हैं। उसके बाद कंक्रीट नाउन है, जो किसी मटेरियल से बने होती हैं ये चीजें, वो हमारे पास कंक्रीट नाउन कहलाती हैं, यानी मटेरियल नाउन या फिर कंक्रीट नाउन। जैसे आयरन की बनी हुई कोई टेबल है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंक्रीट नाउन के अंदर आएगा। या फिर अगर हमारे पास कोई चेयर बनी हुई है तो वो हमारे पास लकड़ी की बनी हुई है, तो वो एक मटेरियल है, तो वो मटेरियल नाउन या कंक्रीट नाउन की एग्जांपल है। आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट उस चीज को कहते हैं जो जाहिरी तौर पे नजर ना आती हो लेकिन एग्जिस्ट करती हो। जैसे ये इसमें फीलिंग्स आ जाती हैं, जैसे हमारा जो किसी के लिए नफरत है, ये जो हेट का वर्ड है, ये हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे लव है, ये जो प्यार है, ये नजर नहीं आता लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। तो ऐसी चीजें जो हमें नजर ना आए, जो मटीरियलिस्टिक वे में प्रेजेंट ना हो लेकिन वो एग्जिस्ट करती हो, उनको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे लव, हेट, ये जो फीलिंग्स हैं, ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन में ऐसी कलेक्शन होती है चीजों की, जैसे अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास कलेक्टिव नाउन है। क्लास के अंदर क्या होता है, कोई एक स्टूडेंट नहीं होता, क्लास में 40 to 50 स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें कलेक्टेड होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल है। उसके बाद काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारे पास काउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ग्लासेस, तो मेरे पास जितनी ग्लासेस होंगी मैं उनको काउंट कर सकता हूं। अगर मैं बात करूं चेयर्स, तो चेयर्स जो हैं ये भी काउंट की जा सकती हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है, आगे अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं? वो नाउन्स जिनको काउंट ना किया जा सके वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल में हमारे पास शुगर आ जाती है कि चीनी के दाने हम गिन नहीं सकते, ठीक है, इसी तरह नमक के दाने हम गिन नहीं सकते, तो ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइटल नाउन्स भी होते हैं कि जिसमें हम टाइटल्स यूज करते हैं, जैसे मिस्टर यूज करते हैं, हम मिसेस यूज करते हैं, डॉक्टर यूज करते हैं, ठीक है, तो ये जो हम टाइटल्स यूज करते हैं, जैसे ये हम उसको लिख देते हैं कैपिटल करके, ये हमारे पास टाइटल, तो टाइटल है मिस्टर, तो ये हमारे पास टाइटल नाउन की एग्जांपल है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, तो ये हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि नाउन के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यूज की जाती है, क्वांटिफायर्स किसे कहते हैं। क्वांटिफायर्स दो तरह से हो सकते हैं, यानी क्वांटिटी को जो शो करे उसको क्वांटिफायर कहते हैं, क्वांटिफायर नाउन कहते हैं। अब क्वांटिफायर्स दो तरह से हो सकते हैं, एक वो क्वांटिफायर्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सके, वो काउंटेबल होते हैं, और दूसरे जिनको हम काउंट ना कर सके बल्कि मेजर कर सके, वो मेजरेबल क्वांटिफायर्स होते हैं। अब काउंटेबल क्वांटिफायर्स और मेजरेबल क्वांटिफायर्स में क्या डिफरेंस है? काउंटेबल को हम काउंट कर सकते हैं नंबर्स के अंदर, तो इसमें हम नंबर की बात करेंगे, और मेजरेबल में हम उसको सिर्फ उसकी अमाउंट देख सकते हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते, तो इसमें हम अमाउंट की बात करते हैं। तो काउंटेबल जिसमें काउंट किया जा सके उसमें हम नंबर की बात करते हैं कि 4 लोग थे, 5 लोग थे, कितने लोग थे, और इसमें हम अमाउंट की बात करते हैं कि 1 kg हमने शुगर लिया या 1 kg हमने सॉल्ट लिया है, तो ये हमारे पास, ये हम मेजर कर रहे हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम मेजर कर रहे हैं। 1 kg 2 kg ये अमाउंट है, इसको हम मेजर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ पीपल की बात करें तो वहां हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल है। अब जब काउंटेबल जो भी चीजें आती हैं उनके साथ हम मैनी का वर्ड यूज करते हैं, जैसे देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड, तो हम मैनी के वर्ड यूज करते हैं। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो मैनी स्टूडेंट्स हैं लेकिन हम उनको काउंट कर सकते हैं, 60 हैं, 70 हैं, कितने हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें देयर इज अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ शुगर, तो शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहां पे हमारे पास मैनी, अब हम मैनी शुगर नहीं लिखेंगे बल्कि हम मच शुगर लिखेंगे, ठीक है। मैनी शुगर क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि मैनी उस चीज के लिए यूज किया जा सकता है जिसको काउंट किया जा सके। तो पीपल के साथ तो मैनी लगा सकते हैं क्योंकि पीपल को हम काउंट कर सकते हैं, इस वजह से उसके साथ मैनी लगाएंगे, लेकिन जिसको हम काउंट ना कर सकें उसके साथ मैनी नहीं लगाएंगे बल्कि मच लगाएंगे। और ये अक्सर एमसीक्यूज के अंदर ये मिस्टेक आई होती है कि हमने देखना है कि अगर कोई चीज काउंटेबल
काउंटेबल है तो उसके अंदर नंबर आएगा, उसके अंदर मैनी यूज करेंगे। और अगर कोई चीज मेजरेबल है और काउंट नहीं हो सकती, उसके साथ हम अमाउंट लगाएंगे और मच का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं कि जो काउंटेबल है उसमें हमारे पास लोग आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और जो अमाउंट की बात हम करते हैं वो हम मटेरियल्स के लिए करते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके इनको हम मेजर कर सकते हैं। तो जिसको हम काउंट कर सकें वो काउंटेबल होते हैं क्वांटिफायर्स, और जिसको हम मेजर कर सकें वो हमारे पास मेजरेबल क्वांटिफायर्स होते हैं। अब हम कुछ रूल्स की मदद से हम नाउन की डिस्क्रिप्शन करेंगे। हमारे पास टोटल 24 रूल्स होंगे और इन्हीं रूल्स से ही सारे एमसीक्यूज आएंगे। इन रूल्स को हमने याद करना है अच्छे से, और इनकी एग्जांपल्स के ऊपर हमने फोकस करना है और इनकी अच्छे से हमने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल ये है कि नाउन का उसके क्वांटिफायर के साथ क्या एग्रीमेंट होता है उसके बारे में बात करनी है। जैसे क्वांटिफायर हमने देखा दो तरह के हैं, काउंटेबल और मेजरेबल। हमने देखना है कि सेंटेंस में काउंटेबल क्वांटिफायर यूज हो रहा है या फिर मेजरेबल क्वांटिफायर यूज हो रहा है। अगर काउंटेबल क्वांटिफायर यूज हो रहा होगा तो उसके साथ मैनी लगाएंगे या फिर नंबर लगाएंगे, और अगर मेजरेबल यूज हो रहा होगा तो या तो अमाउंट लगाएंगे या फिर मच लगाएंगे। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि नाउन और क्वांटिफायर का आपस में एग्रीमेंट क्या होता है। अब एग्जांपल है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल वर देयर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल वर देयर। उसमें वो क्या करता है, एमसीक्यू, ये स्पॉट द एरर, के हमने एरर को देखना है कि कहां पे गलती की है उसने इस सेंटेंस में। तो अगर मैं देखूं वैसे अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल वर देयर कि काफी ज्यादा अमाउंट में लोग मौजूद थे, तो मैंने अभी बताया कि पीपल के साथ आप अमाउंट नहीं लगा सकते, क्योंकि अमाउंट तो उस चीज के साथ लगा सकते हैं जिसको गिन ना सकें। ठीक है, तो पीपल यहां पे है, पीपल के साथ क्या आएगा, नंबर आएगा, अमाउंट नहीं आएगा। तो कहां पे गलती हो रही है, अमाउंट पे। अमाउंट नहीं आता यहां क्या आता था, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर देयर, कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहां पे मौजूद थे। तो यहां पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल नहीं आएगा, क्योंकि अमाउंट उस चीज के साथ आता है जो काउंट ना की जा सके। हालांकि पीपल को तो हम काउंट कर सकते हैं, लोगों को काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे अमाउंट नहीं आएगा, बल्कि इसकी जगह क्या आएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर देयर। ठीक है, तो ये क्वांटिफायर की वजह से हमें पता चला कि यहां पे मिस्टेक है। उसके बाद दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि कुछ डिसेप्टिव नाउन्स होते हैं। डिसेप्टिव नाउन्स कौन से होते हैं? जिनसे इंसान धोखा खा जाता है, स्टूडेंट्स धोखा खा जाते हैं, क्योंकि उनके एंड पे एस या ई एस आ रहा होता है और हमारे माइंड में जाता है कि जहां भी एस या ई एस लगा हो ना वो प्लूरल होता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि जहां भी एस या ई एस लगा हो वो प्लूरल हो। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम कि डिसेप्टिव नाउन्स ये हैं, जैसे वेजीज हो गया, स्पोर्ट्स हो गई, हमारे पास सीरीज, टाइडिंग्स, एथिक्स, न्यूज, नेम्स ऑफ गेम्स, उसके बाद नेम्स ऑफ डिजीजेस। जैसे एड्स की अगर हम बात करें तो ये जो एड्स है ये हमारे पास, इसको हम प्लूरल नहीं लेंगे। न्यूज है, इसको हम प्लूरल नहीं लेंगे। स्पोर्ट्स को हम प्लूरल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे उसके हम देखते हैं एग्जांपल। यहां पे एक वर्ड, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स आर इसेंशियल फॉर हेल्थ। अगर कोई कॉमन मैन देखे तो वो ये समझेगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि स्पोर्ट्स आर इसेंशियल फॉर हेल्थ। क्यों? क्योंकि यहां पे एस या एस लगा हुआ है तो वो सोच रहा है कि ये प्लूरल नाउन है। हालांकि स्पोर्ट्स, वेजेस, सीरीज, टाइडिंग्स, ये जहां भी ये वर्ड्स आ जाएं वो क्या कहलाते हैं, वो सिंगुलर कहलाते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो इनको डिसेप्टिव नाउन कहते हैं कि एस या एस तो लगा हुआ है लेकिन फिर भी ये प्लूरल नहीं है, बल्कि ये क्या है, हमारे पास सिंगुलर है। तो यहां पे स्पोर्ट्स आर नहीं आएगा, बल्कि आएगा स्पोर्ट्स इज इसेंशियल फॉर हेल्थ, कि सेहतमंद रहने के लिए खेल जरूरी होते हैं। ठीक है, सो स्पोर्ट्स इज इसेंशियल फॉर हेल्थ आएगा, स्पोर्ट्स आर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास डिसेप्टिव नाउन्स की एग्जांपल्स हैं कि इनसे स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं कि ऐसे इस आ रहा तो वो प्लूरल समझ आते हैं, हालांकि ये हमारे पास सिंगुलर नाउन्स होते हैं। उसके बाद तीसरी बात करते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड नाउन आते हैं ना, कंपाउंड नाउन वो होता है कि जिसमें दो वर्ड से मिलकर नाउन बना हो, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हमने ये याद रखना है कि सिर्फ जो सेकंड वर्ड होगा उसको हमने प्लुरलाइज करना है, कि उसके अंदर एस या एस लगाना है, दोनों के साथ एस या एस नहीं लगाना। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कंपाउंड नाउन कौन सा होता है, जिसमें दो वर्ड्स होते हैं, दोनों वर्ड्स के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे, बल्कि जो सेकंड नंबर पे आएगा सिर्फ उसके साथ एस या एस लगाना है। जैसे एक वर्ड, एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि ब्रेन्स सेल्स आर इन ग्रेट नंबर। ठीक है, तो ये सेंटेंस में कहां मिस्टेक है, यहां पे मिस्टेक है, क्योंकि उसने कहा है कि ये जो मेरे पास ब्रेन्स सेल्स है ना, ये कंपाउंड नाउन है
और कंपाउंड नाउन का रूल ये है कि जो सेकंड वर्ड होता है ना उसके साथ सिर्फ एस या एस लगाना है, फर्स्ट वर्ड के साथ एस या ई एस नहीं लगाना, तो ये गलत है। तो ब्रेन्स सेल्स यूज नहीं करेंगे बल्कि हम यूज करेंगे ब्रेन सेल्स। तो ब्रेन सेल एक नाउन है, ब्रेन सेल एक नाउन है, दो वर्ड से मिलकर बना है, और ऐसा नाउन जो दो वर्ड से मिलकर बना हो उनको कंपाउंड नाउन कहते हैं। और कंपाउंड नाउन में सिर्फ सेकंड वाले को प्लूरलाइज करते हैं, फर्स्ट वाले के साथ एस या ई एस नहीं लगाते। सो ब्रेन्स सेल्स आर इन ग्रेट नंबर, रॉन्ग सेंटेंस होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है हमारे पास, ब्रेन सेल्स आर इन ग्रेट नंबर। नाउन के रूल नंबर 4 की बात करते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, कहता है नेम्स ऑफ फूड्स, फ्लूइड्स, मटेरियल्स, गैसेस, पुलिस, लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स और जितने भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनसे पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करना। ए, एन और दी, ये तीनों वर्ड्स हमने यूज नहीं करने। जब भी हमारे पास फूड के किसी चीज का नाम आए, फ्लूइड्स का नाम है, जैसे हम वाटर की बात करें, जैसे हम मरकरी की बात करें, तो इनसे पहले कभी ए, एन और दी यूज नहीं करेंगे। अगर हम बात करें वाटर इज इसेंशियल फॉर बॉडी, तो हम ये नहीं कहेंगे द वाटर इज इसेंशियल फॉर बॉडी, क्योंकि लिक्विड है ना, फ्लूइड है, वाटर एक फ्लूइड है और फ्लूइड से पहले कभी भी ए, एन और दी यूज नहीं कर सकते। सो ए, एन और द उसके आगे यूज नहीं करना। सो वाटर इज इसेंशियल फॉर बॉडी, ये करेक्ट सेंटेंस है। और अगर हम इसको इस तरह यूज करें द वाटर इज इसेंशियल फॉर बॉडी, तो वो गलत होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेते हैं। वो कहता है द ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर लाइफ। अब यहां पे देखिए ऑक्सीजन की बात की हुई है, इससे पहले ऑक्सीजन एक प्रॉपर नाउन भी है, उससे पहले ए, एन और द यूज नहीं कर सकते, तो यहां पे एरर है। ठीक है, तो इसको हमने स्पॉट करना है। अब द ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर लाइफ, तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस क्या बनता है, ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर लाइफ। इसी तरह अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूं, ठीक है, दैट लव इज वाइटल, ठीक है, तो हम ये नहीं लिखेंगे द लव इज वाइटल, क्योंकि लव जो है वो हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल है, उससे पहले ए, एन और द यूज नहीं कर सकते। और लैंग्वेजेस की बात करें, उर्दू इज आवर नेशनल लैंग्वेजेस, ये करेक्ट सेंटेंस है, उर्दू इज आवर नेशनल लैंग्वेज। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह कहूं द उर्दू इज आवर नेशनल लैंग्वेज, तो वो गलत होगा। या एन उर्दू इज आवर नेशनल लैंग्वेज, तो कोई उर्दू की किस्में तो नहीं है ना, उर्दू तो एक ही है ना, उर्दू। ठीक है, सो ए, एन और द यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास नेम्स ऑफ फूड्स हो, फ्लूइड्स हो, मटेरियल्स हो, गैसेस का नाम हो, पुलिस की बात हो, लैंग्वेजेस की बात करें, उर्दू इंग्लिश की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये नहीं कहेंगे द बायोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ए, एन और द नहीं लगाएंगे। तो सब्जेक्ट्स के नाम के पहले भी हम कभी भी ए, एन और द यूज नहीं करेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन लव, हेट, इसके पहले भी हम कभी भी ए, एन और द यूज नहीं करेंगे। सो द ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर लाइफ में द नहीं आता, ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर लाइफ आता है। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जिनसे पहले हमने कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इन वर्ड्स से, इन नाउन्स के पहले कभी भी ए, एन और द यूज नहीं करना। आगे रूल नंबर 5 देखते हैं। वो कहता है जब कंपाउंड नाउन एज एडजेक्टिव यूज हो तो उसको सिंगुलर बिहेव करना होता है। ठीक है, जब कंपाउंड नाउन की बात करें, कंपाउंड नाउन क्या कहते हैं, वैसे हमारे पास नाउन एक वर्ड पर मुश्तमिल होता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। लास्ट एग्जांपल में हमने बात की थी ब्रेन सेल्स, तो एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है नाउन, तो उसको क्या कहा है हमने, कंपाउंड नाउन का है। तो एक से ज्यादा वर्ड्स पर अगर नाउन मुश्तमिल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब यहां पे कंपाउंड नाउन अगर एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो वो किस तौर पे बिहेव करेगा, सिंगुलर के तौर पे बिहेव करेगा। जैसे यहां पे वो कहता है मैन्स 3 पाउंड्स ब्रेन इज मोस्ट कंप्लेक्स। ठीक है, अब यहां पे हमने एरर को उसको देखना है, मैन्स के अंदर मिस्टेक है, पाउंड्स के अंदर मिस्टेक है, ब्रेन के अंदर मिस्टेक है, या फिर मोस्ट कंप्लेक्स के अंदर मिस्टेक है। अब हमने ये एरर स्पॉट करना है कि कहां पे एरर आ रहा है। तो वो कहता है मैन्स 3 पाउंड्स ब्रेन इज मोस्ट कंप्लेक्स। ठीक है, अब इसका जो सबसे असल चीज है वो क्या है कि हमारे पास जो उस आदमी का 3 पाउंड का ब्रेन है वो मोस्ट कंप्लेक्स है। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या करना है कि इसने जो कंपाउंड नाउन है ये किस तौर पे बिहेव करेगा, सिंगुलर के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है, और अगर यहां पे आर लगा होता तो वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, सो मैन्स 3 पाउंड्स ब्रेन इज मोस्ट कंप्लेक्स,
कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि मैंस 3 मिलियन रुपीज, तो क्या आप यहां पे क्या लगाएंगे, 3 मिलियन रुपीज लगाएंगे या 3 मिलियन रुपीज लगाएंगे? तो हम बात करते हैं 3 मिलियन रुपीज, तो यहां पे 3 पाउंड ब्रेन आएगा। ठीक है, सो मैंस 3 पाउंड ब्रेन इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स, तो यहां पे एस नहीं लगाएंगे। तो कंपाउंड नाउन की अगर हम बात करें तो कंपाउंड नाउन में हम इधर एस या ईएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसने बात की है जब कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो। ठीक है, कंपाउंड नाउन किस तौर पे यूज हो, एडजेक्टिव के तौर पे। लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। रिसेंटली मैंने जो एग्जांपल दी थी उसमें ब्रेन सेल्स, ये ब्रेन और सेल्स, वैसे वहां पे लिखा हुआ था ब्रेन सेल्स, तो मैंने मिस्टेक बताई थी कि वहां पे एस या ईएस नहीं आता। कंपाउंड नाउन में हम अगले के साथ क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं ना, लेकिन यहां पे हम एस या ईएस क्यों नहीं लगा रहे, उसकी एक वजह है कि कंपाउंड नाउन के साथ एस या ईएस तब लगाते हैं जब वो वैसे जेन्युइनली यूज हो रहा हो, लेकिन अगर वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा हो, उसने सिर्फ ब्रेन लगाना होता तो सिर्फ ब्रेन लिख देता। उसने कहा मैंस 3 पाउंड ब्रेन, 3 पाउंड का जो उसका ब्रेन है उसकी उसने बात की है, तो ये एक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि उस ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो कितना है, 3 पाउंड का ब्रेन है। तो ये एक कंपाउंड नाउन जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, और जब एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे, और वो किस तौर पे बिहेव करेगा, सिंगुलर के तौर पे बिहेव करेगा। यहां मैंने इज क्यों लगाया, क्योंकि ये सिंगुलर के तौर पे बिहेव कर रहा है। सो जब भी कंपाउंड नाउन, ये कंपाउंड नाउन है, पूरा हमारे पास कंपाउंड नाउन है, ये कंपाउंड नाउन जब भी एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो, खसूसियत को शो करे, तो हम उसको किस तौर पे बिहेव करवाएंगे, सिंगुलर के तौर पे। यहां पे आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, इज आएगा। आगे रूल नंबर 6 की तरफ बात करते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं, उनके अंदर कोई कंप्लेक्सिटी है ही नहीं, वो हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे पीपल जहां भी आएगा, अब ये नहीं आएगा पीपल इज सिटिंग, नहीं, पीपल आर सिटिंग। ठीक है, तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ जो हमेशा प्लूरल के तौर पे बिहेव करते हैं। सो पीपल आर सिटिंग, ऐसे आर्म्स हैं। इसी तरह हमारे पास ट्राउजर्स हैं, ट्राउजर नहीं होती ट्राउजर्स। ट्राउजर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सीजर्स, सीजर नहीं होती, सीजर्स होती है। ठीक है, इसी तरह टोंग्स, ग्लव्स, स्पेक्टिकल्स, ये हमेशा ही किस तौर पे यूज करते हैं, प्लूरल के तौर पे। अगर आप सीजर की बात करें तो सीजर के भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो ऑलरेडी ही प्लूरल है। ग्लव्स की बात करें तो ग्लव्स हमेशा 2 होते हैं। ठीक है, उसके आगे कंपोनेंट्स बने होते हैं, तो ये भी हमारे पास प्लूरल्स हैं। स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, तो ग्लासेस भी हमारे पास उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है, हमेशा प्लूरल है। ठीक है, तो ये कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा ही प्लूरल के तौर पे बिहेव करेंगे। अब है तो आपके पास एक ऐनक है, तो लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, ग्लासेस कहते हैं, तो वो प्लूरल है क्योंकि उसके कंपोनेंट्स 2 हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे पास प्लूरल है। तो ये जितने भी नाउन्स दिए गए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे क्या हैं, प्लूरल हैं। अब उसकी एग्जांपल है, वो कहता है सम पीपल इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट लॉकडाउन। ठीक है, कि कुछ लोग लॉकडाउन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सम पीपल इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट लॉकडाउन, तो क्या कुछ लोग, पीपल आ गया है, तो पीपल के साथ हमेशा क्या यूज करना है हमने, ऑलवेज प्लूरल। तो इज कभी भी नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, आर आएगा। सो सम पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट लॉकडाउन। ठीक है, तो जब भी पीपल आए, आर्म्स आए, ट्राउजर्स आए, सीजर्स आए, टोंग्स आए, ग्लव्स आए, स्पेक्टिकल्स आए, जब भी ये नाउन्स आ जाएं तो उनको हमेशा प्लूरल के तौर पे बिहेव करवाना है, उनके साथ सिंगुलर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, प्लूरल यूज होगा। तो यहां पे सम पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट लॉकडाउन, तो ये आएगा हमारे पास। आगे रूल नंबर 7 की बात करते हैं। वो कहता है कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं जब उनसे पहले कोई नंबर ना आए। ये मैंने 3 एग्जांपल इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको क्लियरली डिफरेंशिएशन हो सके आपके लिए कि यहां पे इसमें डिफरेंस क्या है। अब चीज सेम होगी लेकिन हम उसको देखेंगे कि 3 तरह से उसको हम किस तरह लिख रहे हैं। अब जब भी कुछ नंबर्स हो, अगर उनसे पहले कोई और नंबर ना हो तो वो किस तौर पे बिहेव करते हैं, प्लूरल के तौर पे बिहेव करते हैं। पहली एग्जांपल लेते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास ये है, ब्रेन स्टोर्स मिलियन ऑफ मैसेजेस। ठीक है, ब्रेन स्टोर्स मिलियन ऑफ मैसेजेस। अब यहां पे देखें, ब्रेन है, सही है, सिंगुलर है ना, हमारा ब्रेन जो है वो सिंगुलर है। ब्रेन के साथ हमने क्या लगा दिया, एस ई आई एस, क्योंकि वर्ब के साथ हम लगाएंगे उसके साथ एस ई आई एस है। सो ब्रेन स्टोर्स मिलियन ऑफ मैसेजेस। हमने अभी क्या पढ़ा, जब भी नंबर हो और उससे पहले कोई नंबर ना हो तो वो हमेशा क्या बिहेव करता है, प्लूरल। अब अगर यहां होता ना ब्रेन स्टोर्स 3 मिलियन ऑफ मैसेजेस, फिर यहां पे मिलियन आता, लेकिन यहां पे 3 नहीं लिखा हुआ। उसने कहा है जब भी किसी नंबर से पहले कोई नंबर ना हो तो वो नंबर किस तौर पे बिहेव करता है, प्लूरल
के तौर पे बिहेव करता है, तो ये प्लूरल के तौर पे बिहेव करेगा। तो हमने तो मिलियन लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, मिलियंस आना चाहिए। तो अगर नंबर से पहले कोई और नंबर ना हो तो वो किस तौर पे बिहेव करेगा, प्लूरल के तौर पे। सो ब्रेन स्टोर्स मिलियन ऑफ मैसेजेस नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ब्रेन स्टोर्स मिलियंस ऑफ मैसेजेस। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे क्या है, सेम वैसे ही मैंने लिखा हुआ है उसको, सेंटेंस को, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐड कर दी है, ब्रेन स्टोर्स 3 मिलियन ऑफ मैसेजेस। क्या मैं यहां पे SEIS लगाऊंगा, नहीं। यहां पे अब क्यों SEIS नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सेम सेंटेंस है, सिर्फ मैंने मिलियन के आगे 3 लगा दिया है। उसने शर्त यही दी थी कि मिलियन से पहले या किसी नंबर से पहले कोई और नंबर ना हो तो वो प्लूरल होगा, लेकिन अगर उस नंबर से पहले कोई और नंबर आ जाए तो फिर वो किस तौर पे बिहेव करेगा, सिंगुलर के तौर पे बिहेव करेगा। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास नंबर से पहले कोई और नंबर ना हो तो वो प्लूरल के तौर पे बिहेव करेगा, लेकिन अगर उस नंबर से पहले कोई और नंबर आ जाए तो वो सिंगुलर के तौर पे बिहेव करेगा। तीसरी एग्जांपल देखते हैं। वो कहता है 3 मिलियन रुपीज आर डिपॉजिटेड। ठीक है, अब रुपीज 3 मिलियन रुपीज क्यों नहीं हमने लिखा, तो यहां पे भी यही रीजन है कि नंबर से पहले अगर नंबर हो तो वो किस तौर पे बिहेव करेगा, सिंगुलर के तौर पे बिहेव करेगा, लेकिन अगर नंबर से पहले नंबर ना हो तो वो किस तौर पे बिहेव करेगा, प्लूरल के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है, सो नंबर से पहले नंबर ना हो तो वो प्लूरल के तौर पे बिहेव करेगा, और अगर किसी नंबर से पहले कोई और नंबर आ जाए तो वो किस तौर पे बिहेव करेगा, सिंगुलर के तौर पे बिहेव करेगा। सो ब्रेन स्टोर्स 3 मिलियन ऑफ मैसेजेस या 3 मिलियन रुपीज आर डिपॉजिटेड। इसमें सिंगुलर क्यों यूज कर रहे हैं मिलियन को, क्योंकि नंबर से पहले एक नंबर आया हुआ है, और वहां मिलियन को मिलियन क्यों नहीं लिख सकते थे, क्योंकि उसके साथ SEIS इसलिए लगाना है क्योंकि नंबर से पहले कोई और नंबर नहीं है। ठीक है, नाउन्स के अगर हम रूल्स की बात कर रहे थे, नाउन्स के 8वें रूल की अगर हम बात करें तो इसमें नाउन्स के साथ साथ प्रोनाउंस भी इसके अंदर रिलेटेड हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें प्रोनाउंस के बारे में पता होना चाहिए। 3 तरह के हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, एक सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, और एक हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं। फर्स्ट पर्सन मैं खुद हो सकता हूं, जैसे उसमें हम यूज करते हैं आई को। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं, जिसमें हमारे पास अगर उसकी पहली फॉर्म देखें तो आई है, उसके बाद वी, उसके बाद अस, तो ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं, क्योंकि पहला इंसान सिर्फ मैं हो सकता हूं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो मेरे सामने खड़ा है वो हो सकता है, उसकी एग्जांपल मैं कहूंगा यू, तो उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, यू, यूअर्स, यू, तो ये हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस वो हैं जो लाजमी नहीं है कि फिजिकली हमारे सामने अपीयर्ड हो। ठीक है, तो दे, देयर, देम, या अगर सिंगुलर की बात करें तो ही, हिज, हिम, उसके बाद शी, हर, हर, तो लाजमी नहीं है कि ये प्रेजेंट हो, ये कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो इसका फिजिकली मेरे सामने अपीयर होना लाजमी नहीं है, तो ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं। तो हमारे पास 3 तरह के प्रोनाउंस होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, और फर्स्ट पर्सन बेसिकली इंसान खुद होता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस वो होते हैं जो इंसान के सामने अपीयर हो रहे होते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस वो होते हैं जो इंसान के सामने भी अपीयर नहीं हो रहे होते। ठीक है, जैसे अगर सिंगुलर की बात करें तो ही और शी हैं, यानी ही, हिज, हिम, और शी, हर, हर, और अगर प्लूरल की बात करें तो दे, देयर, देम, तो ये हमारे पास प्रोनाउंस हैं। अब हम इनसे रिलेटेड सारे रूल्स पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 8 हमारे पास ये है कि नाउन्स आर ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। जो हमारे पास कुछ इस तरह के नाउन्स होते हैं, जैसे पीपल है, जैसे क्लास है, ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोनाउंस हैं जो प्लूरल के तौर पे यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम हमेशा थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। नाउन्स को हमने रिप्लेस करना है किसके साथ, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ। जैसे एग्जाम्पल है, पीपल शुड माइंड दे ऑन बिजनेस। अब ये गलत है ना, दे नहीं आ सकता यहां पे। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पे पीपल लिखा हुआ है, पीपल नाउन है ना, नाउन को हमेशा हमने किससे रिप्लेस करना है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन से रिलेट करना है। अगर यहां पे पीपल के साथ दे की जगह यहां पे यू भी लिखा होता, ठीक है, तो यहां पे देखें यू क्या है हमारे पास, यू तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो क्या हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो जब भी नाउन को हमने रिप्लेस करना है तो फर्स्ट और सेकंड नहीं लगा सकते, हमेशा क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन लगाएंगे। सो पीपल शुड माइंड देयर ऑन बिजनेस, तो लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए, ठीक है। सो पीपल शुड माइंड देयर ऑन बिजनेस, तो देयर कहां पे खड़ा है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर खड़ा है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। सो थर्ड पर्सन प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे नाउन्स को। उसके बाद
ही शुड माइंड हिम ऑन बिजनेस, तो ही शुड माइंड हिम ऑन बिजनेस, या अगर इधर हम लिखते ही शुड माइंड आवर ऑन बिजनेस, तो ये भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ही शुड माइंड आर ऑन बिजनेस नहीं आ सकता, क्योंकि आर जो है वो भी किसके अंदर आ रहा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और हमने पढ़ा है कि जब भी नाउन को रिप्लेस करना है किससे करना है, थर्ड के साथ करना है, तो फर्स्ट के साथ नहीं करेंगे, किसके साथ, थर्ड के साथ। तो ही शुड माइंड हिज ऑन बिजनेस, हिज कहां पे आ रहा है, सेकंड पर्सन के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन के अंदर आ रहा है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये आर और हिम में से कोई चीज नहीं आएगी, बल्कि क्या आएगी, हिज। तो उसको अपने काम से काम रखना चाहिए, ही शुड माइंड हिज ऑन बिजनेस, ठीक है। सो अगेन मैं इसको रिपीट करता जाऊं कि नाउन्स जब भी हम रिप्लेस करेंगे फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस के साथ कभी भी रिप्लेस नहीं करेंगे, हमेशा कहां से हमने उठाना है वर्ड को, थर्ड पर्सन प्रोनाउन से उठाना है। जैसे एग्जांपल है, पीपल शुड माइंड योर ऑन बिजनेस, पीपल शुड माइंड योर नहीं आ सकता, बल्कि क्या आएगा, पीपल शुड माइंड देयर ऑन बिजनेस। इसी तरह ही शुड माइंड आर ऑन बिजनेस, ही शुड माइंड आर नहीं आ सकता, क्योंकि आर जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो वहां पे हमने क्या यूज करना है, ही शुड माइंड हिज ऑन बिजनेस, तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो जब भी नाउन्स को रिप्लेस करते हैं तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं। उसके बाद कुछ नाउन्स हैं जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, तो नाउन्स को तो जब भी रिप्लेस करना है किससे रिप्लेस करना है, थर्ड पर्सन नाउन से रिलेट करना है। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी तो दो तरह के है ना, एक हमारे पास क्या है, प्लूरल, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है लेकिन ये क्या है, प्लूरल, और ये जो हमारे पास है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस तो है लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। ही और शी क्या है, ही भी एक पर्सन की बात होती है, शी भी एक पर्सन की बात होती है, तो ये हमारे पास सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है, लेकिन दे जो है ये प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है। अब यहां पे देखते हैं, प्लूरल की बात है तो उसको हमेशा किससे रिप्लेस करेंगे, प्लूरल से रिप्लेस करेंगे। एक बात तो कंफर्म है, नाउन जहां भी रिप्लेस करना है किससे रिप्लेस करना है, थर्ड पर्सन से रिप्लेस करना है, लेकिन बात यहां पे आ रही है प्लूरल नाउन की, तो थर्ड पर्सन से तो रिप्लेस करना ही करना है, लेकिन कौन सा थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा, प्लूरल प्रोनाउन होगा। तो यहां पे बात करते हैं, द प्लेयर्स वर डूइंग हिज बेस्ट टू विन द मैच। अब यहां पे देखें, हिज कहां पे लिखा हुआ है, यहां पे, लेकिन प्लेयर्स, क्या एक प्लेयर्स में एक प्लेयर आता है, नहीं, एस लगा हुआ है, प्लेयर्स का मतलब है पूरी टीम, तो 12 प्लेयर्स या 11 प्लेयर्स जितने भी हमारे पास हैं टीम के अंदर, वो सारे प्लेयर्स मौजूद हैं। कहता था प्लेयर्स वर डूइंग हिज बेस्ट टू विन द मैच। अब यहां पे उसने हिज लगाया हुआ है, तो यहां पे प्लूरल प्रोनाउन है और आगे थर्ड पर्सन तो लगा हुआ है, हिज कहां नजर आ रहा है, थर्ड में नजर आ रहा है, तो थर्ड वाली तो शर्त पूरी होगी, लेकिन आगे क्या लगाना चाहिए हमें, प्लूरल प्रोनाउन लगाना चाहिए। तो क्या ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो हिज प्लूरल प्रोनाउन नहीं है, बल्कि हिज क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हिज नहीं आ सकता यहां पे। तो क्या आएगा, द प्लेयर्स वर डूइंग। अब यहां पे प्लूरल प्रोनाउन सिर्फ एक ही है, दे, देयर और देम, तो क्या आएगा, देयर आएगा। तो प्लूरल अगर पीछे लगा हो तो आगे भी उसका क्या आएगा, प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा। तो अगर प्लूरल नाउन हो तो प्रोनाउन भी कौन सा लगाना है, प्लूरल लगाना है। अब रूल नंबर 10 क्या कहता है, यहां पे प्लूरल नाउन से अब सिंगुलर नाउन्स की बात करते हैं। पीछे अगर नाउन सिंगुलर हो तो आगे उसका जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो भी क्या आना पड़ेगा, सिंगुलर आना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे देखें, प्लूरल नाउन था तो थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन था, यहां पे सिंगुलर नाउन है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होगा। एक चीज तो वो वैसे वाली कंफर्म है कि नाउन की वजह से थर्ड पर्सन तो आना ही आना है, नाउन की वजह से क्या आना है, थर्ड पर्सन तो आना ही आना है। बात रह जाती है बाद में कि प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे। अब यहां पे देखें, द कोच विल ट्राई देयर बेस्ट। अब द कोच, कोच एक होता है या मल्टीपल कोचेज होते हैं, ठीक है, और यहां पे कोचेज नहीं लिखा हुआ, कोच लिखा हुआ, यानी एक कोच है। सो द कोच विल ट्राई देयर बेस्ट, इसका मतलब है एक कोच है तो ये कौन सा है, सिंगुलर नाउन है। विल ट्राई देयर बेस्ट, अब यहां पे देयर लगा हुआ है, एक कोच है उसके साथ हमने देयर लगाया हुआ है, कोच सिंगुलर है तो आगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो लगा हुआ है, ये देयर लगा हुआ तो ये थर्ड से रिलेटेड है ना, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन से है तो लगा हुआ, लेकिन हमने थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा लगाना है, सिंगुलर। ये देयर कौन सा है, ये तो प्लूरल है, तो सिंगुलर या तो हिज आएगा या हर, ठीक है। सो कोच के साथ क्या आएगा, कोच विल ट्राई हिज बेस्ट, ठीक है, तो सिंगुलर। तो ये चीज क्लियरली अपने माइंड में बिठा लें कि जब भी नाउन होगा तो किससे रिप्लेस होगा, थर्ड पर्सन से। अब नाउन के आगे दो टाइप्स हैं, प्लूरल नाउन भी हो सकता है और सिंगुलर नाउन भी हो सकता है। अगर प्लूरल होगा तो थर्ड पर्सन प्लूरल से रिप्लेस करेंगे, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर पर्सन हम उसको क्या करेंगे, सिंगुलर से रिप्लेस करेंगे। सो द कोच विल ट्राई हिज बेस्ट आएगा, कोच विल ट्राई देयर बेस्ट नहीं आएगा। तो ये याद रखना है, नाउन की वजह से थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो दोनों में आ रहा है, लेकिन फर्क क्या है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल हमारे पास प्रोनाउन आ रहा है, और सिंगुलर नाउन है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है। इस चीज को हमने बात करनी है। आगे रूल नंबर 11 ये है कि जेंडर फ्री नाउन्स होते हैं और जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो रिप्लेस करते हैं हम इट से।
जैसे द क्लास इज डूइंग हिज वर्क। अब यहां पे देखें, द क्लास इज डूइंग हिज वर्क। क्लास क्या है, मैंने पहले भी बात की, क्लास एक लड़के पर या एक स्टूडेंट पर मुश्तमिल नहीं होती, क्लास होती है मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं उसके अंदर, तो कलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, उससे क्लास बनती है। सो एक कलेक्टिव नाउन है, क्लास क्या है हमारे पास, कलेक्टिव नाउन है। उसने कहा है जब भी कलेक्टिव नाउन हो या जेंडर फ्री नाउन हो, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, इट यूज करते हैं। अब द क्लास इज डूइंग हिज वर्क, हिज तो एक के लिए यूज करते हैं ना, हिज किस लिए यूज करते हैं, ही शी एक शख्स के लिए यूज करते हैं ना, तो क्या क्लास के लिए ही या शी का वर्ड यूज कर सकते हैं, नहीं। तो क्लास क्या है, द क्लास इज डूइंग, उसने कहा इट से आपने रिप्लेस करना है। सो द क्लास इज डूइंग इट्स वर्क, तो क्या आएगा कि क्लास अपना काम कर रही है, सो द क्लास इज डूइंग इट्स वर्क आएगा, क्योंकि हमने इट से रिप्लेस करना है। तो जब भी कलेक्टिव नाउन या जेंडर फ्री नाउन आ जाए, ठीक है, जैसे गोट की एग्जांपल ले लें, द गोट इज डूइंग इट्स वर्क आएगा, द गोट इज डूइंग हर वर्क नहीं आएगा, हिज भी नहीं लगा सकते, हर भी नहीं लगा सकते, ठीक है। सो द गोट इज डूइंग इट्स वर्क, ठीक है। द कैट इज डूइंग इट्स वर्क। तो जो भी हमारे पास जेंडर फ्री नाउन्स हैं या फिर कलेक्टिव नाउन्स हैं, जैसे क्लास, द क्लास इज डूइंग इट्स वर्क, तो हमने रिप्लेस किससे करना है, हमेशा इट वाली चीज से करना है, इट से, ठीक है। तो कभी भी इसके साथ हमने ही शी इट या इस तरह की चीजें यूज नहीं करनी, हमने क्या यूज करना है, जब भी कलेक्टिव नाउन्स हो या जेंडर फ्री नाउन्स हो, उसके साथ हमेशा हमने इट के साथ इट्स लगा देना है। द क्लास इज डूइंग हिज वर्क नहीं आएगा, द क्लास इज डूइंग इट्स वर्क आएगा। आगे रूल नंबर 12 की बात करते हैं। अब सेम चीज है, वहां भी कलेक्टिव नाउन यूज हो रहा है, यहां भी कलेक्टिव नाउन, लेकिन एक चीज उसने ऐड कर दिया है, वो कहता है जब कलेक्टिव नाउन एज अ होल यूज हो रहा हो, एज अ होल, तो उसको रिप्लेस करते हैं इट के अलावा। जैसे द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन हिज डिसीजन, ठीक है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन हिज डिसीजन। अब ये जो ज्यूरी है, ज्यूरी कहते हैं ये जो पैनल होता है जिसने कोई फैसला करना होता है, 3-4 लोगों का पैनल बैठता है, ठीक है, वो कोई डिसीजन लेते हैं, उसको ज्यूरी कहते हैं। अब ये भी कलेक्टिव नाउन है, क्या है, कलेक्टिव नाउन, तो ये एज अ होल हम ले रहे हैं। अब उसका क्या करना है हमने, द ज्यूरी वर डिवाइडेड, क्योंकि उनका फैसला मुत्तफिका नहीं था बल्कि वो डिवाइडेड फैसला था, तो इस वजह से द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन आएगा, यहां पे क्या आएगा, देयर, ठीक है। तो यहां पे इट नहीं लगाया, हालांकि है तो ये भी कलेक्टिव नाउन, लेकिन यहां पे इट नहीं लगाया क्योंकि ये एज अ होल बात कर रहे हैं, वहां पे एज अ होल बात नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि यहां पे एज अ होल इस तरह से आ रहा है कि ज्यूरी अगर तो वो सेपरेटेड ना होती। अब यहां पे देखिए क्लास को एज अ होल कैसे लिया हुआ है कि क्लास अगर काम कर रही है तो सारे के सारे स्टूडेंट्स काम करेंगे ना, लेकिन ज्यूरी का जो फैसला है वो डिवाइडेड है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे के सारे जितने भी जजेस बैठे हैं उनका फैसला सेम है और वो एक ही काम कर रहे हैं, वो एक काम नहीं कर रहे, एक काम नहीं कर रहे, तो इस वजह से वहां इट नहीं लगा सकते। अदरवाइज है ये भी कलेक्टिव नाउन, है ये भी कलेक्टिव नाउन, फर्क क्या है, ये वाला कलेक्टिव नाउन एक ही काम कर रहा है, लेकिन ये वाला कलेक्टिव नाउन एक ही काम नहीं कर रहा क्योंकि वो डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है, उनका फैसला एक नहीं है, लेकिन ये पूरी की पूरी क्लास का हर स्टूडेंट अपना काम कर रहा है, तो हर स्टूडेंट एक ही काम कर रहा है, इस वजह से ये एक कंप्रीहेंसिव चीज है, एक कलेक्टिव चीज है, तो ये तो हमारे पास इट लगाएंगे। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड हो तो उस कलेक्टिव नाउन के साथ इट नहीं लगा सकते। सो द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, कि वो अपने फैसले में डिवाइडेड थे, उनका कोई मुत्तफिका फैसला नहीं था। तो ये नाउन्स के प्रोनाउंस के साथ रिलेटेड रूल्स से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस हैं कितनी तरह के, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। अब जब भी नाउन को रिप्लेस करना लगाना तो थर्ड पर्सन है। आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, नाउन की वजह से आएगा तो थर्ड पर्सन, लेकिन फर्क क्या है, प्लूरल नाउन की वजह से प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउन और सिंगुलर नाउन की वजह से सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद जेंडर फ्री नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स जब भी आएंगे उनके साथ इट लगाना है, लेकिन जब वो कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड हो तब उसके साथ इट नहीं लगाएंगे। वैसे तो इट ही लगाएंगे कलेक्टिव नाउन जब भी आए, लेकिन जब वो कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड हो तो तब उसके साथ इट नहीं लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम हर लेक्चर के दौरान अपने 10 वोकैब के वर्ड्स कवर किया करेंगे। 2 लेक्चर्स हमने पढ़ लिए हैं और 2 लेक्चर्स के दौरान हमने 20 तक अपने वोकैब के वर्ड्स कवर कर लिए हैं। आज 3rd लेक्चर है, इस लेक्चर के दौरान हम 21 टू ऑनवर्ड 30 तक अपने लेक्चर्स कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 21st वर्ड अगर देखें तो 21st वर्ड है हमारे पास कोलाइडेड विद। कोलाइडेड विद जो है ये हमारे पास एक वर्ब है और कोलाइडेड विद का उर्दू में मतलब है टकराना, ठीक है। जैसे ये आपको डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा है कि ये जो 2 गाड़ियां हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं, ठीक है। कोलाइड करने का मतलब है हिट करना, टकराना, ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो है हिट करना, स्ट्रक, बम्प स्ट्रिकन, क्रैश्ड,
बम्प्ड, रैम्ड, रन इनटू, रन ओवर, फ्लो इनटू। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो 21st वर्ड था हमारे पास वो था कोलाइडेड विद। कोलाइडेड विद एक वर्ब है, कोलाइड करना। ठीक है, और इसका उर्दू में मतलब है टकराना, दो चीजों का आपस में टकराना। जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि दो गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो रहा है और वो एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं। ठीक है, और इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो हमारे पास क्या है, हिट। ठीक है, आगे 22nd वर्ड जो हमारे पास है वो है क्रूडली। क्रूडली मैंने पहले भी बताया, जिन वर्ड्स के एंड पर एल वाई आ रहा हो वो मोस्टली एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो क्रूडली हमारे पास एक एडवर्ब है, और अगर इसकी डायग्राम के ऊपर फोकस करें और इसका उर्दू में क्या मतलब होता है, कच्चा या खाम। जैसे खाम तेल होता है, खाम लोहा होता है, ठीक है, खाम मटेरियल होता है। इसी तरह हमारे पास ये क्या है, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। ये डायग्राम किसी ने ड्रॉ करने की कोशिश किया है, ना ही उसकी आंखें अच्छे तरीके से बनाई हैं उसने, ठीक है, ना ही उसको अच्छे तरीके से उसने लिप्स बनाए हैं। ठीक है, उसको लिप्स भी बनाने चाहिए थे। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं कैजुअली, रफली, इनएक्यूरेटली, इनएग्जैक्टली, लूजली, स्केचीली, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बनते हैं वो क्या है, रफली। जैसे ये डायग्राम रफ बनी हुई है कि उसने ना अच्छे से आंखें बनाई है, ना अच्छे से उसने नोज बनाया, ना ही उसने लिप्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम रफ उसने बनाई हुई है, रफ ऐसी उसने पेन फेर दी और ये है। या फिर इनएक्यूरेटली, तो ये एक्यूरेट नहीं बनाई, इसमें उसने नाक ही नहीं उसने बनाया हुआ, तो ये इनएक्यूरेटली है। ठीक है, तो 22nd वर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, क्रूडली। ये एक एडवर्ब है क्योंकि एल वाई इसके एंड पे आ रहा है। इसका उर्दू में मतलब है कच्चा या खाम। क्रूड ऑयल जैसे होता है, खाम तेल, ठीक है, क्रूड मटेरियल होता है। तो ये कच्चा या खाम जो अभी ओरिजिनल शेप में नहीं आया होता। जैसे ये उसने फेस की शक्ल बनाने की कोशिश की है लेकिन उसने रफ फॉर्म में बना दिया। और इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो क्या है, रफली और इनएक्यूरेटली। जो 23rd वर्ड है हमारे पास वो है कन्फ्रंट। ये जो कन्फ्रंट है ये एक वर्ब है और इसका उर्दू में मतलब है सामना करना। ठीक है, कन्फ्रंट का उर्दू में मतलब है सामना करना। जैसे ही आपको नजर आ रहा है कि ये जो दो फीमेल्स हैं ये एक दूसरे का सामना कर रही हैं, एक ये फीमेल है एक ये फीमेल है, ये एक दूसरे के साथ सामना कर रही हैं। ठीक है, चैलेंज करना, अपोज, एंटागोनाइज, प्रोवोक, थ्रेटन, डिफाई, इनकाउंटर, फेस, टैकल। फेस करना आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है, इनकाउंटर कहते हैं मिलने को, ठीक है, एक दूसरे के साथ। उसके अलावा उसने कहा चैलेंज करना, तो मिलेंगे तो एक दूसरे को चैलेंज करेंगे ना, ठीक है। तो 23rd वर्ड जो हमारे पास है वो है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट एक वर्ब है और इसका उर्दू में मतलब है सामना करना। ये आपको नजर आ रहा है कि दो फीमेल्स एक दूसरे का क्या कर रही हैं, सामना कर रही हैं, ठीक है। और इसका जो हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो क्या है हमारे पास, फेस करना, एक दूसरे को सामना करना, फेस करना, या इनकाउंटर होना, या फिर आपका चैलेंज करना, ठीक है। आगे 24th वर्ड जो हमारे पास है वो है कंपेल्ड। कंपेल्ड जो है ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है। अब कंपेल्ड का उर्दू में मतलब है मजबूर करना। जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये लड़की राजी नहीं है उस लड़के के साथ जाने के लिए, लेकिन ये लड़का उस लड़की को क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है और रस्सी से बांध के उसको खींच रहा है, ठीक है। तो मजबूर करके उसको लेके जा रहा है, मजबूरी से लेके जा रहा है, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं, बाउंड, ऑब्लिज्ड, फोर्स्ड, ऑब्लिगेटेड, ड्यूटी बाउंड, रिक्वायर्ड, फोर्स्ड, इंड्यूस्ड, क्वेस्ड, कंस्ट्रेंड। तो ये जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है फोर्स्ड। किसी को फोर्स करना, किसी को बाउंड करना कि तूने मेरे साथ ही जाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 24th वर्ड जो है वो है कंपेल्ड। कंपेल्ड एक एडजेक्टिव है, इसका उर्दू में मतलब है मजबूर करना, कि किसी को मजबूर करना कि वो इस हद तक आ जाए कि वो हमारे साथ चले, ठीक है। मजबूर करके लेके जाना, कोई राजी ना हो, ठीक है। जैसे ये लड़का जो है, ये लड़की लड़के के साथ जाने के लिए राजी नहीं है, ये लड़का रस्सी से बांध के उस लड़की को मजबूर करके लेके जा रहा है, ठीक है। और इसके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो है बाउंड करके लेके जाना या फिर फोर्स करके लेके जाना। तो फोर्स्ड और बाउंड इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं। आगे 25th वर्ड जो है वो है कॉक्स्ड। कॉक्स्ड हमारे पास एक एडजेक्टिव है, इसका उर्दू में मतलब है फरेब देना, ठीक है, या फिर फुसलाना, किसी को खिलाना फुसलाना, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं डायग्राम में
कि जो उसकी माँ है वो उस बच्ची का ध्यान इधर उधर कर रही है ताकि उसका जो बाप है वो अपने काम पे चला जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बाप जा रहे होते हैं घर से तो बच्चे रोने लग जाते हैं कि हमने भी साथ जाना है, तो माएँ उनको बातों में लगाती हैं और इधर लगाती हैं ताकि उसका बाप चला जाए। ठीक है, तो ये माँ भी यही कर रही है कि उस बच्चे का ध्यान खेल में लगा के और वो उसका बाप जो है वो चला जाए वहाँ से। तो ये फ्रेम दे रही है एक तरह का। ठीक है, इसके सिनोनिम्स जो हैं वो हैं वीडल्ड, परसुएडेड, स्वीट टॉक्ड, काजुल्ड, चार्म्ड, इंटाइस्ड, इनवेल्ड, ल्यूर्ड, विन ओवर। ठीक है, और इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो क्या है हमारे पास? परसुएडेड। ठीक है, परसुएड करना भी यही होता है कि किसी को मनाना, किसी को अपनी बात की तरफ माइल करना। ठीक है, तो 25th वर्ड जो हमारे पास है वो है कॉक्स्ड, और ये जो कॉक्स्ड है ये एक एडजेक्टिव है। इसका उर्दू में मतलब है फरेब देना या फुसलाना। जैसे बच्चों को फरेब दिया जाता है, किसी तरफ उनकी तवज्जो और तरफ लगा के कोई और काम कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये माँ उस बच्ची की तवज्जो दूसरी तरफ लगा रही है ताकि उसका बाप आराम से चला जाए वहाँ से। ठीक है, तो ये फरेब दिया जा रहा है एक तरह का, बच्चे को फुसलाया जा रहा है। ठीक है, बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ किया जा रहा है। और इसका उर्दू में इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास सिनोनिम है वो क्या है? परसुएडेड। ठीक है, उसके बाद 26th वर्ड जो हमारे पास है वो है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन हमारे पास एक नाउन है। कंप्रीहेंशन का उर्दू में मतलब है समझ-बूझ। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आम फहम, जो आम सादा इंसान की जो समझ होती है, कॉमन मैन की। ठीक है, तो समझ-बूझ या आम फहम। तो ये स्टूडेंट है, ये बुक से कुछ पढ़ रहा है और उसके माइंड में ना बल्ब का ख्याल आया, तो बल्ब के बारे में उसने कुछ पढ़ा होगा, इनकैंडिसेंट लैम्प के बारे में कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, और इसके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग, ग्रैस्प, नॉलेज, कमांड, कंसेप्शन, एबिलिटी, परसेप्शन, इंसाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वर्ड है 26, और जिसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो बनता है अंडरस्टैंडिंग, कि उस बुक से उसको क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, वो क्या लाइनें उसने पढ़ी हैं कि उसके माइंड में बल्ब के बारे में ख्याल आया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 26th वर्ड जो हमारे पास है वो क्या है? कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन एक नाउन है और इसका उर्दू में क्या मतलब है? समझ-बूझ, आम फहम। ठीक है, और इसके जो सिनोनिम है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वो है अंडरस्टैंडिंग, के बुक से उसको क्या अंडरस्टैंड कर रहा है वो। ठीक है, जिससे उसके बारे में, इनकैंडिसेंट लैम्प के बारे में उससे ख्याल आया। ठीक है, तो ये है समझ-बूझ। उसके बाद 27th क्या है? 27th वर्ड जो है हमारे पास वो है क्यूरियस। क्यूरियस हमारे पास एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है तजस्सुस होना। ठीक है, इसका उर्दू में मतलब है तजस्सुस होना या फिर शौकीन होना। जैसे सपोज़ मुझे अगर क्रिकेट का शौक़ है तो मुझे तजस्सुस भी होगा कि क्रिकेट खेलते कैसे हैं, बैट कैसे पकड़ते हैं, एक ओवर में कितने बॉल्स होती हैं, एक टीम में कितनी प्लेयर्स होते हैं, तो मुझे शौक़ भी होगा जानने का, तजस्सुस होगा कि ये जिस चीज़ का शौक़ होता है उसके बारे में तजस्सुस भी होता है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, तो ये इसके जो डायग्राम है उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि इस बच्चे के अंदर जानने की एक तलाश की वो चीज़ है। ठीक है, और उससे तजस्सुस है, किसी चीज़ के बारे में वो जानना चाहता है कि वो चीज़ है क्या, क्वेश्चन करना चाहता है उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में इंक्वायर करना चाहता है कि वो चीज़ क्या है। इसके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो क्या है? इंक्विजिटिव, इंक्वायरिंग, स्नूपिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, इंट्रिगिंग। ठीक है, तो बेसिकली 27th वर्ड जो है वो है क्यूरियस। क्यूरियस एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है तजस्सुस होना किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में शौकीन होना, उसके बारे में जानने की कोशिश करना। ठीक है, डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि एक बच्चा किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो है इंक्वायर करना, इंक्वायरिंग, या क्वेश्चन करना, क्वेश्चनिंग। ठीक है, 28th वर्ड जो हमारे पास है वो है कैजुअली। कैजुअली एक एडवर्ब है क्योंकि इसके एंड पे भी एल वाई आ रहा है और मैंने बताया हुआ है कि वो वर्ड्स जिनके एंड पे एल वाई आ रहा हो वो मोस्टली एडवर्ब होते हैं, तो ये भी एक एडवर्ब है। कैजुअली कहते हैं जल्दी में या फिर सरसरी तौर पर। ठीक है, जैसे इनफॉर्मल तौर पे। ठीक है, जैसे आप घर बैठे होते हैं और आपको अचानक दोस्त की कॉल आती है कि मैं गेट पे आया खड़ा हूँ और हमने जाना है कहीं। ठीक है, तो आपको जैसे ही कोई शर्ट मिलती है, कोई भी चीज़ मिलती है, आप वही पहन के चले जाते हैं सरसरी तौर पे, उसी टाइम ही जल्दी से चले जाते हैं। ठीक है, तो आपने सोच के कुछ नहीं पहना, आपने बस ऐसे ही सरसरी तौर पर पहन के, जैसे ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है कि ये जो हैं ये इन्होंने टाई और शर्ट लगाई हुई है जी, नीचे जीन्स पहनी हुई है।
ठीक है। हालांकि एक फॉर्मल ड्रेस होता है उसके साथ टाई लगाई जाती है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे सरसरी तौर पे जीन्स और ये स्नीकर्स के साथ इन्होंने ये टाई लगाई हुई है, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है इनफॉर्मली, जैसे एक फॉर्मल ड्रेसिंग होती है और एक इनफॉर्मल ड्रेसिंग होती है, ये इनफॉर्मल हुई हुई है, ठीक है। नॉन चैलेंटली, एपैथेटिकली, अनकंसर्नडली, इनसोशिएंटली, केयरलेसली, ऑफ हैंडेडली, हीडलेसली, ठीक है। तो बेसिकली 28th वर्ड जो है वो है कैजुअली। कैजुअली कहते हैं कैजुअल ड्रेसिंग करना, ऐसे सरसरी तौर पे ड्रेसिंग करना, सोच समझ के ड्रेसिंग नहीं करनी हमने, ठीक है। और कैजुअली हमारे पास एक एडवर्ब है, इसके एंड पे ly आ रहा है, तो कैजुअली एक एडवर्ब है, इसका उर्दू में मतलब है सरसरी तौर पे कि ये जो शख्स है इसने सरसरी तौर पे ड्रेसिंग किया, जल्दी में कर लिया, ऐसे टाई लगा लिया लेकिन नीचे जीन्स पहनी हुई है, ठीक है। तो ये सरसरी तौर पर, ये फॉर्मल नहीं है बल्कि इनफॉर्मल है, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो क्या है, इनफॉर्मली, ठीक है। 29th वर्ड जो हमारे पास है वो है कन्फाइनिंग। ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और कन्फाइनिंग का उर्दू में मतलब होता है पाबंद करना। जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो शख्स है इसने अपने आप को एक बॉक्स के अंदर कन्फाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसने एक बॉक्स के अंदर अपने आप को कन्फाइन किया हुआ है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं, रिस्ट्रेनिंग, रिस्ट्रिक्टिंग, कि इसने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, खुद को पाबंद किया हुआ है कि इसी बॉक्स के अंदर ही रहना, बाहर नहीं रहना। लिमिटिंग, लिमिटाइज किया हुआ है। कर्बिंग, डिटेनिंग, सिक्वेस्ट्रिंग, क्वारंटेनिंग, जैसे क्वारंटाइन चल रहा है आजकल तो पाबंद हैं आप कि आप घर रहेंगे, ठीक है। जेलिंग, इम्पाउंडिंग, कीपिंग, ठीक है। तो बेसिकली 29th वर्ड जो है वो हमारे पास कन्फाइनिंग है। कन्फाइनिंग एक एडजेक्टिव है, इसका उर्दू में मतलब है पाबंद करना, अपने आप को कैद करना, ठीक है, कैद करना या पाबंद करना। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि एक शख्स है, उसने अपने आप को कन्फाइन किया हुआ है एक डब्बे के अंदर, छोटे से बॉक्स के अंदर तक उसने पाबंद किया हुआ है, यहाँ से वो अपने पाँव लंबे नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, उसने एक छोटे से बॉक्स के अंदर अपने आप को पाबंद किया, कैद किया हुआ है, ठीक है। और इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो क्या है हमारे पास, रिस्ट्रिक्टिंग या फिर लिमिटिंग, ठीक है। आगे 30th वर्ड जो आज का हमारा लास्ट वर्ड है वो है क्रैम्ड। क्रैम्ड क्या है हमारे पास, और ये एक एडजेक्टिव है। क्रैम्ड क्या है कि लबालब भरे होना, ठीक है। जैसे आपको नज़र आ रहा है डायग्राम के अंदर कि ये ट्रेन है जी, ये लबालब भरी हुई है, ठीक है, कि इसके अंदर कम लोगों की जगह है, लेकिन जैसे ईद वगैरह पे ये कोई त्यौहार होता है तो ट्रेनें ऐसे भर जाती हैं, ठीक है। तो क्रैम्ड का मतलब है लबालब भरे होना, कि उसकी गुंजाइश से ज़्यादा भरे होना, कि आपको नज़र आ रहा है कि इतनी सीटें नहीं हैं तो लोग लबालब भरे हुए हैं, ठीक है। ओवर क्राउडेड, क्राउड नज़र आ रहा है कि ओवर क्राउडेड हुई हुई है ट्रेन। जैम पैक्ड, हैविंग, ये जो हैवी है ना उससे हैविंग निकला हुआ है, पैक्ड, पैक हुए हैं सारे। ओवरफ्लोइंग, स्टफ्ड, ब्रिमफुल, टीमिंग, क्रैम्प्ड, रैम्ड, स्टडीड, रिव्यूड, मेमोराइज्ड, लर्नड, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो 30th वर्ड है वो है क्रैम्ड। क्रैम्ड एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब होता है लबालब भरे होना, ठीक है, हद से ज़्यादा भरे होना, ओवरफ्लो कर जाना, ठीक है। और इसके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं, ओवर क्राउडेड, ओवर पैक्ड, ओवरफ्लोइंग, ठीक है। तो ये इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं, ये आपने याद करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 21 से 30 तक वोकैब के वर्ड्स थे, आज हमने यही करने थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 31 to 40 ऑनवर्ड वो लेक्चर्स कवर करेंगे, ठीक है, अपने वोकैब के वर्ड्स। अब ये जो 30th वर्ड है यहाँ तक आपने इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच।